कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में आर के भाटी साहब आपका स्वागत है। सर आप कोषाध्यक्ष हैं गाजियाबाद टैक्सेशन बार रजिस्टर्ड के वर्तमान में, जबकि जहाँ तक मुझे जानकारी मिली इसके पूर्व भी इसी में कई वर्षों से 2-3 बार आप जो है अच्छे पदों पे रहे। तो सर आपका स्वागत है। भाटी जी, मुझे पता है कि 31 जुलाई का समय बहुत नज़दीक आ गया, GST इनकम टैक्स का रिटर्न है, आप एक युवा और प्रतिभावान अधिवक्ता हैं सर। तो सर सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि इतनी कम उम्र में इतनी सिंसियरिटी कहाँ से सीखा आपने? ये सही तो बात ये है कि जो ये हमें जो गुण मिला है बचपन से ही, तो माता पिता से तो मिलता ही है सबको गुण। जी। एक दूसरा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ बचपन से, तो वहाँ से मुझे डिसिप्लिन, अनुशासन, ये सब बहुत अच्छा सीखने के लिए मिला। और उसी की प्रेरणा से मैं आज अब कोई भी दायित्व मिलता तो उसको निभाने की पूरा प्रयास करता हूँ। तो संघ से कब से जुड़े हैं सर आप? मैं बचपन से छोटा बचपन मतलब ये मान के चलिए 5-6 साल में जो था, 5 साल का, तो हमारे मैं सरस्वती शिशु मंदिर का पढ़ा हुआ हूँ। तो वहीं सरस्वती शिशु मंदिर के ही संस्कार ये थे कि हमारे वो आचार्य थे, वो हमें साका बोलते हैं, साका लगाते थे। तो वहीं से जुड़ा हुआ हूँ। ओके भाटी साहब, 2-3 सवाल मेरा और था कि संघ जो है वर्तमान में देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, एक तरह से उनको मार्गदर्शन भी देता रहता है। तो संघ को में आपका हीरो कौन रहा अभी तक? संघ में देखिए, संघ में कोई हीरो नहीं होता है। संघ में जो हीरो सिर्फ एक ही होता है, भगवत ध्वज। बहुत अच्छी बात। और उसी के प्रेरणा से सभी जितने भी सब स्वयंसेवक होते हैं, उसी की प्रेरणा के प्रेरणा लेकर ही आगे हम काम करते हैं। जो भी दायित्व मिलता है उसकी प्रेरणा के ही लिए के स्वरूप ही मिलता है कि भाई जो हमें, ताकि हमारा जो भारत देश है, भारत माता है, वो परम वैभव तक पहुँचे। परम वैभव तक भारत को पहुँचाने के लिए ही हम कार्य करते हैं सर। तो हीरो भगवत ध्वज है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, अब मैं GST बात हूँ। GST को तकरीबन लागू किए 7 साल हो गया, अरुण जेटली साहब ने लागू किया। इसमें काफ़ी परिवर्तन की आवश्यकता है। तो आपके उसमें मतलब इस वक्त GST में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या खामियाँ हैं? अच्छाइयाँ तो ये है कि सब ऑनलाइन हो रहा है, और जो पहले हमें अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए लाइनों में लगना पड़ता था और लंबी लंबी लाइनें होती थी, और मैनुअली थोड़ा त्रुटि भी हो जाती थी। तो इसमें ये ऑनलाइन की सुविधा है कि भाई बैठे बैठे हम कभी भी कार्य कर सकते हैं। त्रुटियां तो बहुत सारी हैं अभी भी, है कि एक तो सबसे बड़ी यही है कि इसमें अमेंडमेंट की सुविधा नहीं है। अमेंडमेंट की जैसे कोई मैनुअल त्रुटि हो जाए, बाई चांस होती है, मानव स्वभाव है भाई, त्रुटि अगर नहीं होंगी तो फिर ईश्वर नहीं हो जाएगा। बिल्कुल है ना, मानवीय गलती तो मानवीय गलती है, मानवीय गलती हो जाती है, तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा कि हम उसको सुधार सकें, है ना। फिर उसका वो बाद में इम्प्लीमेंट होते हैं तो पेनल्टियों के साथ और वो सारी चीज़ें के साथ बड़ी दिक्कतें होती हैं, और उनको 2-3 साल बाद उसका नोटिस आ रहा है, जैसे 19-18-19 के नोटिस आ रहे हैं। तो उस समय का डाटा रिकॉल करना, उसको उपलब्ध करना, वो बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो व्यापारी के साथ भी दिक्कतें होती हैं, हमारे साथ अधिवक्ता के साथ भी होती है, हमारे साथ भी ये होते हैं। तो उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट वाली व्यवस्था जो है होनी चाहिए। हमें नहीं सर, जहाँ तक मुझे जानकारी है, 2-3 सवाल मेरा GST के लिए है कि अभी भी GST में देखा जाता है जो रजिस्ट्रेशन है, जो बोगस रजिस्ट्रेशन में अधिवक्ता को अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम में जोड़ा जाए तो बोगस रजिस्ट्रेशन नहीं होगा सर। वो शायद मेरे अभी संज्ञान में कहीं से समाचार पढ़ रहा था, तो शायद ये इस तरीके का कोई आ रहा है कि जिसमें कि व्यापारी को पंजीयन के समय पे व्यक्तिगत जाके अधिवक्ता नहीं, व्यक्तिगत व्यापारी को व्यक्तिगत जाके अधिकारी के पास और अपना बायोमेट्रिक कराना पड़ेगा। अच्छा, जब वो व्यवस्था वैट में भी थी, तो अगर व्यापारी के साथ जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसमें अधिवक्ता का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि व्यापारी तो जा ही नहीं सकता बगैर अधिवक्ता के। और वैसे ये है कि इसमें जो ये ऑप्शन होना चाहिए, जैसे पहले क्या होता था वैट में कि जो भी अधिवक्ता होता था उसका पूरा डिटेल उसमें होती थी, उसका पंजीयन संख्या और उसका नाम वगैरह सब डिटेल डाली जाती है, तो वो सिस्टम भी इसमें होना चाहिए।
जीएसटी में, ताकि जो बोकस ये इस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन जो पंजीकृत हो रहे हैं वो ना हो पाए और सरकार को एक उसको भी, इसमें सरकार की भी हानि है, भाई राजस्व की हानि होगी। हाँ भाई, करोड़ों रुपए का राजस्व हानि होता है और अपना क्या नाम है अधिवक्ता भी परेशान, सरकार बेसिक तो सरकार के नुकसान है भाई। हम तो जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो जांच परख के कि भाई गलत रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, है ना, तो उसमें व्यापारी भी सुरक्षित रहेगा और सरकार को राजस्व मिलेगा। भाटी दो सवाल था मेरा कि अल्टीमेटली अभी तक ट्रिब्यूनल नहीं बना, काफ़ी दिन हो गया, 7 साल हुए, और अल्टीमेटली जो हमारा सिविल कोर्ट है, जो नॉर्मल कोर्ट है, उस पर लोड बहुत है, तो ट्रिब्यूनल की मांग करेंगे सीतारमण से? बिल्कुल जी, ट्रिब्यूनल तो होना भी चाहिए, तो काफ़ी तो कभी ये तो बल्कि जब इसमें अपील वगैरह के बाद में जिसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है नहीं, तो उसका ट्रिब्यूनल तो होना ही चाहिए, जिसके लिए तो बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही क्या कहते हैं प्राइम ज़रूरत है, क्योंकि सर वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होता है। हाँ, मान लीजिए हमारा पेंडिंग केस में 1 करोड़ रुपया है, उसी तरह से 1000 करोड़ रुपया है, तो वो वर्क में नहीं है, वो तो चलन में नहीं है, चलन वो है ही, वो इसी वजह से व्यापारी क्या नाम है उदासीन भी हो रहा है। जी भाई व्यापार, अगर व्यापारी का इस तरीके से परेशानियों में घिरा रहेगा तो व्यापार क्या करेगा, और व्यापार के साथ साथ फिर वो अधिवक्ता भी, हम लोग भी परेशान रहेंगे। जी भाई हम तो व्यापारी सरकार के हित की भी सोचते हैं और व्यापारी के हित के भी, है ना। अगर सरकार को रेवेन्यू अगर अच्छा चाहिए तो उसके लिए जो जटिलताएं हैं, जो इसमें खामियां हैं, वो दूर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हाँ। तो ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। हाँ। एक दो सवाल सर और, बस मेरा 2-5 मिनट में आ जाएगी। बट ये अल्टीमेटली देखा ये जाता है, जब पहले व्यापारी रजिस्टर्ड होता था जहाँ भी जुडिक्शन में, तो कोई भी केस का निस्तारण नहीं होता था। हाँ। या अगर माल गाजियाबाद से जा रहा है और माल अगर झारखंड में पकड़ा जाता है, तो सारा केस पेशी सुनवाई सब झारखंड होगी। हाँ। तो जहाँ पे वो केस वो पकड़ा, तो वो तो इनको कायदे में क्या होना चाहिए, सही तो निस्तारण के लिए जुरिडिक्शन जो भी उसका क्षेत्र पड़ता है उसी में होना चाहिए, क्योंकि इतनी दूर वहाँ पे कहाँ है, वो उसका ट्रांसफर होना चाहिए जी, वहाँ से वहाँ पे पकड़ने के बाद उसके सारे फाइलें उसके ट्रांसफर होनी चाहिए, वो मतलब रजिस्ट्रेशन प्लेस पे आ जाना चाहिए, जिससे कि व्यापारी की दिक्कत ना हो, अधिवक्ता की भी दिक्कत ना हो, और निस्तारण जल्दी हो जाए। निस्तारण जल्दी हो जाए। उसमें क्या होता है कि जैसे नहीं मान लो झारखंड में दूसरी जगह कर लिया, तो वहाँ के लिए फिर नए अधिवक्ता को करना, अपॉइंट करना, उसके बाद में फिर वहाँ के अधिकारियों से मिलना, उसकी पूरी जानकारी देना। तो ये क्योंकि अगर यहाँ पे जुडिशन में होगा, जो पुराना अधिवक्ता उसको सारी केस हिस्ट्री मालूम होती है, ठीक है ना, तो वो इजीली उस केस को करा सकता है, सही से भी करा सकता है और अपना कम समय में भी करा सकता है। सर रिफंड क्या टाइम से हो जा रहा है? रिफंड भी हाँ, वैसे तो थोड़ा समय भी लगता है, वैसे हो भी रहा है, कोई हो जाता है, कोई रुक जाता है। अच्छा, रिफंड भी मतलब पहले वाली स्थिति नहीं है, अब समय पे हो जा रहे हैं। समय हो जाते हैं, वो तो जो फॉर्मेलिटी है वो तो पूरी करनी पड़ती है। बस जनता के हित का एक बड़ा सवाल है सर, मैं कई जनता से पूछा हूँ, तो कहते हैं जीएसटी बहुत हमारे लिए ज़्यादा है, क्या स्लैब रेट कम होना चाहिए? मान लीजिए अगर हम लोहा लेते हैं, उस पर शायद 28% है, तो एक कंज्यूमर के लिए 28% का टैक्स सर ज़्यादा है। और अगर मैं फ्रिज लेता हूँ तो मेरे ख्याल से शायद 18% है, लेकिन फ्रिज आवश्यक वस्तु में आती है सर, तो क्या मांग करेंगे कि जीएसटी के स्लैब रेट थोड़ा कुछ कम करें? हाँ बिल्कुल भाई, एक जो जरूरी आवश्यकता की वस्तुएं, घरेलू वस्तुएं और खान पीन की वस्तुएं, उस पर तो ये हमारे में सरकार को सोचना चाहिए इसके विषय में, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो दैनिक आवश्यकताएं की हो गई हैं। मतलब जब फ्रिज हो गया है, वॉशिंग मशीन हो गया, जो इलेक्ट्रिकल चीज़ जो घर पे होती है, मोटरसाइकिल इवन हुआ, ये भी बहुत विलासिता में नहीं आता, विलासिता में नहीं। आजकल पहले मान सकते थे आप, कोई भी लग्जरी आइटम उसमें आता था, लेकिन अब तो पहले तो मोबाइल भी लग्जरी उसमें माना जाता था, ठीक है ना। अब तो कम सभी नॉर्मल से नॉर्मल जिसको आवश्यकता होती है वो लेता ही लेता है। तो इसलिए सरकार को इस तरीके का, जैसे कहते हैं ना कि पहले कहा जाता था कि राम राज्य में भगवान श्री राम का वो था कि भाई उन्होंने एक बार पूछा था कि कर कैसा होना चाहिए, कर उन्होंने बोला कि कर ऐसा होना चाहिए कि शहद की तरह तो लो, मधु जैसे मधु फूल से लेती है, पता नहीं चलता, ठीक है। और बारिश जो जैसे बादल होता है वो हर जगह बारिश करता है, जी, तो वो आवश्यकता के अनुसार जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पे बारिश हो जाती है।
तो इसी तरीके से जो जल जहाँ पे जैसे मान लो सूर्य भी अगर जल लेता है तो जहाँ मान लो समुद्र है, समुद्र से ज़्यादा जल लेगा, और नदी है, नदी से कम होगा, कुएं से और कम होगा। इसी प्रकार से टैक्स का भी होना चाहिए कि जो आम आदमी है, सबसे ज्यादा जो बोझ पड़ता है वो आम आदमी पड़ता है। जी जी देखो हमारे देश में 3 कैटेगरी बनी हुई है। एक तो हाई लेवल है, उनको फर्क नहीं पड़ता, ऊपर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी महंगाई हो नहीं हो। दूसरा है लो, उन्हें भी फर्क नहीं पड़ता कि उनको मिडिल क्लास जो मिडिल क्लास है उसको बहुत सबसे ज्यादा वो इफेक्ट वो होता है सरकार की किसी भी नीति से, क्योंकि लोअर वाला कुछ देना नहीं, कुछ लेना नहीं है, और लेकिन मिडिल वाले को अपनी इज्जत बचानी है और सर्वाइव भी करना है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि मधु जैसे शहद ऐसा लेना, ऐसी लेती है जैसे शहद लेती है मधु की तरह, तो कर लेना चाहिए और देना ऐसे बारिश की तरह, जो हर जगह जहाँ जरूरत होती है वहाँ बारिश होती है, वहाँ पे उसी हिसाब से होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की सर आपने। अच्छा, एक सवाल और सर, जो करदाता, बिल्कुल अंतिम सवाल सर, नहीं कोई नहीं, करदाता जो है सर उसको सम्मान जो है सार्वजनिक स्थल पर या सामाजिक जीवन में बहुत कम मिलता है, तो क्या कोई ऐसी प्रारूप बनाना चाहिए जैसे कि अगर मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं कहीं जाऊँ तो मेरा सम्मान हो, तो जिससे और भी लोग प्रभावित हों ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देने के लिए? ये सरकार को जो अपने जुडिशियल अधिकारी हैं उनके माध्यम से इस तरीके का कोई ये पखवाड़ा या इस तरीके से नुक्कड़ वगैरह, नुक्कड़ सभाएं जैसे होती हैं, इस तरीके से कोई ना कोई सम्मान प्रतीक के रूप में करना चाहिए कि एक तो उससे क्या होगा कि एक तो ईमानदारी बढ़ेगी, भाई जागरूक होंगे, जो लोग देखेंगे वो उत्साहित होंगे कि भाई उत्साहित होंगे, तो इसलिए होना चाहिए ये इस तरीके से, क्योंकि किसी भी समाज को बढ़ाने के लिए आपका सबका सहयोग आवश्यक होता है। किसी भी सामाजिक स्वच्छ जैसे सर मान लीजिए कोई अच्छा करदाता है और उसका कहीं सार्वजनिक स्थल पे सम्मान होता है, तो लोग बोलेंगे मैं भी अच्छा टैक्स पेयर बनूंगा। ये होता है, मानो किसको भी पुरस्कार मिलता है तो दूसरा उसके अगर प्रारूप का होता है, बराबर का होता है, तो वो सोचता है यार इसको मिला तो मुझे भी मिलना चाहिए, तो इसलिए वो और सही अपना ईमानदारी से टैक्स बनना, तो और टैक्स पेयर की संख्या बढ़ेगी। और सबसे इसका है कि टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस सही हिसाब से होना चाहिए ताकि वो हाई नहीं हो। हाई नहीं होगा तो करदाता भी सही से टैक्स भरेगा। सबसे ज्यादा जो टैक्स चोरी का कारण होता है वो जो सरकार का जो टैक्स हाई है ना, उस वजह से वो स्लैब रेट हाई होता है, तो वो उसकी वजह से वो बचते हैं और ईमानदारी थोड़ी कम हो पाती है। जैसे किसी को लोग कहते हैं भाई पर्ची से लगेगा 1 लाख रुपया, बगैर पर्ची के लोगों को 90,000, तो आदमी कहा भाई 90,000 वाले दे दो, वही है ना। तो वो उसमें क्या है कि ये जो कंज्यूमर होता है वो भी बचता है और जो व्यापारी होता है वो भी बचता है। तो कर जो है मधु की तरह ले, शहद की तरह, तो अच्छा व्यवस्था हो जाएगा। ओके सर। और सर एक लास्ट, चूँकि 15 अगस्त आ रहा है और उसके लिए देशवासियों को क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाकी का एक यही है कि जिस प्रकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सभी लोगों से बार बार आग्रह करते रहते हैं कि भाई अपनी स्वच्छता का ध्यान रखें, आप अपने अड़ोस पड़ोस में गंदगी ना फैलाएं, अपने स्वच्छता का रखें और अपने वो कार्य करें एक आदर्श नागरिक बनने के लिए कि जो हम कर सकते हैं, अपने आस पास में अपना लोगों का ध्यान रखें ताकि अपने, क्योंकि सामाजिक आदमी को समाज का भी ध्यान रखना चाहिए। स्वयं के लिए तो सब जीते ही हैं, तो इसलिए समाज का भी जैसे तरीके से मोदी जी सबका ध्यान रख के छोटे से काम को सोचते हैं, इस तरीके से हमें भी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, किसी को परेशानी ना हो हमारी तरह से, तभी हमारा देश सही मायने में स्वतंत्र होगा। सर हमें याद है कि मोदी जी ने जब स्वच्छता अभियान चलाया तो आज भी एक बच्चा बड़ों को सीख दे देता कि बोतल सड़क पर नहीं फेंकना है, या हम लोग भी अब कचरे में ही डब्बे में डालते हैं सर। तो ये मोदी जी का बहुत बड़ा एक तरह से उनका वो देखो कहते हैं ना, योगदान, जैसे राजा वैसी प्रजा, जैसी राजा वैसे, तो देख के ही सीखता है वो। अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी अगर जैसे पहले कई बार मंत्रियों पे और उन पे सब लोगों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगते थे तो सब लोग पब्लिक भी हो जाती। अब प्रधानमंत्री को देख के काफी लोगों के अंदर भी अंदरूनी सुधार आता है कि यार हमारे प्रधानमंत्री इतनी मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे से लेके और 11 बजे तक सो लेते हैं 5-6 घंटे, और उम्र भी इतनी है
फिर भी वो लगे रहते हैं लगे रहते देश को आगे बढ़ाने के लिए, सब देश में सम्मान बढ़ाने के, विश्व गुरु बनाने के लिए। तो इसलिए हमें भी इस तरीके से काम करने चाहिए ताकि हमारे देश की, हमारे समाज की छवि और बेहतर हो। अच्छी हो। अगर कोई भी विदेशी नागरिक यहाँ पे आए तो अगर वो जाए देश से तो वो एक अच्छी छवि भारत की लेके जाए। अब सर देखिए ना, गाजियाबाद में हाई स्पीड ट्रेन आ गई, देख के लगता नहीं कि गाजियाबाद इतना विकसित हो गया, और एलिवेटेड रोडें आ गई, सड़कें आ गई। सर भाई हम सरकार तो देखिए अपना काम कर ही रही है, बाकी के लिए जो नागरिकों की अपनी जिम्मेदारियां हैं, एक आदर्श नागरिक के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने की, वो जरूर अपने प्रयत्न करना चाहिए। और देश को सर एक आदर्श नागरिक टैक्स देकर सहयोग दे सकता है। तो टैक्स भी टैक्स तो मैं नहीं, तो क्योंकि बिना टैक्स देंगे तो वो सरकार फिर कार्य कैसे करेगी? भाई आपको विकास चाहिए तो टैक्स भी हमें देना पड़ेगा। तो हर किसी को टैक्स देना चाहिए, अच्छा टैक्स देना चाहिए, टैक्स चोरी नहीं करनी चाहिए। बस सर एक लास्ट, योगी जी जिनको हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, आप सुखी संघ से जुड़े हुए हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर वगैरह उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है, तोड़ ही नहीं है। बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन जो उन्होंने अपने प्रदेश के लिए किया है, मेरे ख्याल से मेरे जानकारी में तो अब तक ऐसा मैंने वातावरण प्रदेश में नहीं देखा। वो भी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश तो गाजियाबाद में भी नहीं सर। गाजियाबाद का पूरे उत्तर प्रदेश बिजनेसमैन पलायन करते थे, डर के मारे आते नहीं थे। मैं तो ये देखता हूँ कि नोएडा में भी अगर कोई रहता था तो वो पूरा अपनी सिक्योरिटी लेके चलता था, पर्सनल सिक्योरिटी। अब मेरे ख्याल से तो अब लोगों को पर्सनल सिक्योरिटी की भी जरूर आवश्यकता नहीं है। और अपना इतना जो अपनी माताएं बहनें जो बिल्कुल डर के निकलती थी, बिल्कुल सोचना पड़ता था कि व्यक्ति को हम इसको भेजेंगे, पता नहीं रास्ते में क्या होगा, लेट ना हो जाए, बार बार फोन करते थे, चिंता करते रहते थे कि भाई कहाँ रहेगी। तो वो वाली स्थिति बहुत बदली है। और बाकी विकास भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे नहीं, पहले कहते थे कि जब योगी जी आए थे कि बाबा ही क्या करेगा, इसको तो किसी की कोई जानकारी नहीं है। भाई उनको कोई प्रशासनिक उसकी व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। भाई वो माननीय सांसद थे, पहले सांसद थे तो अपने क्षेत्र का उस तरीके से, लेकिन पूरा प्रदेश को चलाना और इतनी अच्छी तरह से चलाना तो दोबारा फिर इसी वजह से जनता ने दोबारा चुना है ना। वो तो अब जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है सब। पहले ये इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। पहले क्या होता था, प्रिंट मीडिया का जमाना था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। तो उसमें क्या होता था कि जो न्यूज समाचार वो दिखाए जाते थे, कई बार जो सरकार दिखाना चाहती थी। अब क्या है कि अब सोशल मीडिया का भी जमाना आ गया, तो जो सच्चाई कहीं छुपती नहीं है। तो योगी जी की जो सच्चाई है वो जनता मान गई। बिल्कुल। और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में प्रदेश बहुत ही अच्छा हो गया। और आजकल हर जानकारी है ना गूगल पे उपलब्ध है, इंटरनेट पे उपलब्ध है, सोशल मीडिया के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, अन्य बहुत सारे प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से। तो हर व्यक्ति हर तरह की जानकारी रखता है कि कौन सा नेता अच्छा है, क्या बुरा है, कौन हमारे हित का काम करेगा, कौन अहित का काम करेगा। तो उसी हिसाब से जो भी जनता जागरूक हो गया, उसी हिसाब से वो वोट भी कर रही है। ठीक है। और 24 से मोदी जी आना निश्चित है। हम तो हमेशा वो कह रहे हैं कि 24 में का 24 के बाद 2029 में भी 29 के बाद हमेशा हो रहा है। लेकिन एक उम्र के हिसाब से अब मोदी जी हैं, उसके बाद योगी जी सबका यही वो है। हमारा तो यही विचार है कि मोदी योगी जो है देश के लिए बहुत आवश्यक है। ऊपर ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं दोनों लोगों को दीर्घायु प्रदान करे, यशस्वी जिस तरीके से वो चल रहे हैं हमारे देश को लेके। हमारा एक दिन देश अगर इस तरीके से चलता रहा तो मुझे यकीन है जो हमारा देश पहले प्राचीन में कहते थे विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, वो दोबारा से फिर हम अपने आंखों से साकार होते हुए देखेंगे। क्योंकि बचपन में जैसे मैं कई बार देखता था, सोचता था कि यार ऐसा क्या कमी है हमारे देश में, सब कुछ होते हुए, हर तरह का मौसम है, हर संसाधन है ना, हर वो है, तो हमारा देश आगे गरीबी में क्यों आता है। लेकिन अब जिस तरीके से अग्रसर हो रहा है हमारा देश आगे, धीरे धीरे जो धीरे स्पीड थी वो एकदम बुलेट ट्रेन की तरह हो रही है। तो उससे लग रहा है कि हम बहुत जल्दी अपने देश को वंदे मातरम देखिए कितना लग रही है कि देश की ट्रेन है, देश की ट्रेन बहुत अच्छा लगता है देखिए। और मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि शायद उसकी मांग, उसका ऑर्डर विदेशों से भी आ रहा है कि ऐसी ट्रेन यहाँ भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये तो अच्छा है अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए मोदी और योगी एक बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और ये कह सकते हैं कि ईश्वर ने
कुछ विशेष कृपा करके इन दोनों को विशेष तरीके से इस देश का भला करने के लिए भेजा है। भाटी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू जो आपने भी इतना समय दिया। थैंक यू सर। धन्यवाद।